देखिए, ट्रांसफार्मर में जो लॉस थे उन लॉसों की चर्चा कर रहे हैं आज हम। ट्रांसफार्मर लॉस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कोर लॉस और एक होता है आपका कॉपर लॉस। कोर लॉस और कॉपर लॉस जो ट्रांसफार्मर के क्या है लॉस हैं। तो कोर लॉस क्या है? सबसे पहले ट्रांसफार्मर का जो कोर भाग होता है, कोर भाग में जो लॉस पाए जाते हैं वो आपका क्या है? कोर लॉस। तो कोर लॉस को क्या है? इट्स नॉन मैग्नेटिक लॉस, आयरन लॉस और कांस्टेंट लॉस। ध्यान रख लेना, कोर लॉस होता है उसको मैग्नेटिक लॉस या आयरन लॉस या कांस्टेंट लॉस कहा जाता है। ठीक है ना? दिस लॉस फाउंडेड इन एक्समर आयरन पार्ट्स, ये ट्रांसफार्मर के आयरन भाग में पाए जाने वाले लॉस होते हैं। ठीक है? दिस लॉस जनरेटेड हीट एंड जनरेटेड टू लॉस। तो इस प्रकार के लॉस जो होते हैं हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इट्स आर टू टाइप्स। कौन कौन से? एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस। फ्लक्स डेंसिटी अफेक्ट्स कोर लॉस। हमेशा ही ट्रांसफार्मर के कोर जो है, कोर भाग में जो होने वाली क्षतियां हैं उनको फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? हमेशा प्रभावित करती है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपका पूछा भी कई बार पूछ भी लिया गया है। ठीक है ना? तो एडी करंट लॉस अब समझते हैं हम लोग। एडी करंट लॉस क्या है? पी जो है आपका एडी करंट लॉस, ठीक है, इन्वेंटर फिजिस्ट लियोन फोकल्ट 1819 1868, ये उसका डेट ऑफ बर्थ से लेकर मृत्यु तक का टाइम है। तो एक भौतिकी वैज्ञानिक थे जिसका नाम था लियोन फोकल्ट। इन्होंने इसका आविष्कार किया, बताया कि भाई कि कोर भाग में कोई भी एक करंट जनरेट होती है, एक एक्स्ट्रा करंट जो हीट प्रोड्यूस करती है। तो उसको बताने वाला कौन था? फिजिस्ट आपका फोकल्ट वैज्ञानिक था। उसके बाद देखना है आपको इसे किस नाम से जाना जाता है? फोकल्ट करंट लॉस। ध्यान रख लेना, ये एग्जाम के में आपके एक दो बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विच लॉस नॉन ए फोकल्ट करंट लॉस। तो आपके चार विकल्प थे, एडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, है ना, और फ्रिक्शनल लॉस और मैकेनिकल विंडेज लॉस। तो ऐसे करके राइट आंसर कौन सा होगा आपका? एडी करंट लॉस। ठीक है, इंडिकेटेड बाई, इसको पी या फिर डब्ल्यू ई से डिनोट कर देते हैं। किसे डिनोट करते हैं? या तो एडी करंट जो होती है पी या डब्ल्यू ई से डिनोट करते हैं। P प्रोपोर्शनल बी मैक्सिमम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। तो बी मैक्सिमम स्क्वायर क्या है? मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। ठीक है, एफ क्या है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड। और टी क्या है? कोर ऑफ डाया। कोर का क्या है? व्यास है, किस में मेजर किया जाएगा? एमएम में। अब देखना है कि भाई एडी करंट लॉस कैसे जानते हैं? व्हेन एनी मैग्नेटिक मटेरियल, जब कोई चुंबकीय पदार्थ में या कंडक्टर लिंक्स विद ए मैग्नेटिक लाइंस, जब कोई कंडक्टर या मैग्नेटिक मेटेरियल जो होता है, मैग्नेटिक जो लाइंस होती है, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है उससे लिंक करता है, मैग्नेटिक लाइंस ईएमएफ विल इंड्यूस्ड इन द दैट। तो कहने का मतलब है कि जब मैग्नेटिक मटेरियल या कोई कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फोर्स लाइन लिंक करती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? एक ईएमएफ इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ। फेराडे लॉ के अनुसार क्या होगा? अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फेराडे नियम अनुसार, या फिर बोल सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेराडे लॉ के अनुसार उस मटेरियल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। ठीक है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉजिंग करंट टू फ्लो इन दैट मटेरियल, द करंट इज कॉल्ड द एडी करंट लॉ। तो उस कंडक्टर के अंदर या उस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जब इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा तो क्या होगा? उसके अंदर करंट बहेगी और उस प्रकार की करंट को क्या कहा जाएगा? एडी करंट कहा जाएगा। द मटेरियल हैव सम रेजिस्टेंस, और आपको पता है कि वह मटेरियल जो है जिसमें मैग्नेटिक फोर्सेस लाइन लिंक कर रही थी वो अपना कुछ रेजिस्टेंस भी रखेगा। तो द मटेरियल हैव सम रेजिस्टेंस, व्हेन एडी करंट फ्लो through the material it will produce heat I square R due to eddy current loss is called the eddy current loss। कहने का मतलब जो पदार्थ मैग्नेटिक मटेरियल है जिसमें फ्लक्स लिंक कर रहा था, जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रही थी, वो अपने खुद के रेजिस्टेंस के कारण क्या करेगा? एक I स्क्वायर R एडी करंट लॉस I स्क्वायर R जनरेट होगा, मतलब हीट जनरेट होगा। द मेटेरियल हैव द सम रेजिस्टेंस, मेटेरियल अपने कुछ रेजिस्टेंस के कारण क्या करेगा? एडी करंट जो बहेगी उसमें जो उत्पन्न होगी, ठीक है ना, तो द मेटेरियल हैव द सम रेजिस्टेंस व्हेन द एडी करंट फ्लो थ्रू द मटेरियल इट विल। तो उस मटेरियल में कुछ रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा? रेजिस्टेंस की उपस्थिति होने के कारण एडी करंट उसके अंदर बहेगी उस पदार्थ से और एक हीट पैदा होगी, और उस हीट पैदा के कारण ही जो लॉस पैदा होगा उसे एडी करंट लॉस कहा जाएगा। ठीक है, अब आगे देखना है, दिस लॉस इज कंडक्टिव। इस लॉस का जो चालन होगा I स्क्वायर R लॉस होगा, प्रोड्यूस बाई सर्कुलेटिंग करंट इज इंड्यूस्ड
रेस्पॉन्स टू एसी फ्लक्स लिंकेज फ्लोइंग अगेंस्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कोर। तो कोर का जो आंतरिक प्रतिरोध है, कोर का आंतरिक प्रतिरोध के विरुद्ध या उसके रुकावट के कारण जो फ्लक्स लिंकेज जो पैदा हो रहा है, उसके कारण जो उसके अंदर एक बोल सकते हीट प्रोड्यूस हो रही है वह क्या है, उस पदार्थ की इंटर रेजिस्टेंस पर क्या करेगी, रेस्पॉन्स करेगी, डिपेंड करेगी, निर्भर करेगी। ठीक है, अगर उसका इंटर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो क्या होगी, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो कहने का मतलब यह है कि कोर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उस के अकॉर्डिंग जब फ्लक्स लिंकेज होता है, उसके विरुद्ध जब फ्लक्स लिंकेज होता है तो क्या होता है, उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब आता है रेमेडीज। रेमेडीज को बोलेंगे हम, इसका क्या है, निवारण क्या है, कि भाई इसका समाधान क्या किया जाए अगर ऐसी स्थिति बन रही है। देखो, एडी करंट लॉस अगर जनरेट हो रहा है आपके ट्रांसफार्मर कोर भाग के अंदर, ये बहुत ही एक बोल सकते हैं नुकसानदायक भी होता है। ठीक है, नुकसानदायक क्या होता है कि इस पर क्या लपेटी जाती है, वाइंडिंग लपेटी जाती है। वाइंडिंग का इंसुलेशन क्या होता है, हीट के कारण क्या हो सकता है, हट सकता है, और हटने के कारण शॉर्ट सर्किट की पॉसिबिलिटी बन सकती है, और इसके कारण पॉसिबिलिटी बनी, शॉर्ट सर्किट पॉसिबिलिटी बनने पर वाइंडिंग डैमेज हो सकती है। तो अब इसका रेमेडीज देखो, निवारण क्या है, दिस लॉस मिनिमाइज, इस प्रकार के लॉस को मिनिमाइज किया जा सकता है बाय यूजिंग थिन लैमिनेशन। तो इस प्रकार के जो लॉस को मिनिमाइज किया जा सकता है, क्या, एक पतली लेमिनेशन परत जो 0.35 mm 0.50 mm के बीच होनी चाहिए। ठीक है, ईच ऑन बोथ साइड्स बाय यूजिंग वार्निश और ऑक्साइड लेयर और कोटिंग ऑफ सुपर एनिमल। तो कहने का मतलब है 0.35 0.50 एक पतली लेमिनेशन परत, इसके मध्य में पतली परत, वार्निश या ऑक्साइड लेयर या फिर सुपर एनिमल चढ़ाकर इस प्रकार के लॉस को कम किया जा सकता है। अब यहां देखते हो, ये वो भाग है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, कोर। ठीक है, कोर है, कोर पर ये पतली पतली पत्तियां देख रहे हो आप, ये इस तरीके से ये सीट है, थिन सीट है। ठीक है, इनकी मोटाई 0.35 0.50 mm सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन परत होगी, और इनके बीच में एयर गैप भी कम से कम होना चाहिए। एयर गैप भी कम से कम होगा तो एडी करंट लॉस भी क्या होगा, कम होगा। और क्या कर सकते हैं, इसका हाई रेजिस्टेंस कोर मेटेरियल लाइक सिलिकॉन स्टील CRGO, अगर हाई रेजिस्टेंस कोर का उपयोग ले लिया जाए, जैसे सिलिकॉन स्टील है, CRGO, तब भी इसको कम किया जा सकता है। कोर इज मेड ऑफ थिन शीट ऑफ स्टील, कोर को अगर पतली बोल सकते हैं, कोर जो है, कोर को अगर सिलिकॉन स्टील की पतली बोल सकते हैं सीट से बनाया जाए तब भी इसको कम किया जा सकता है। इस प्रकार के जो एडी करंट लॉस होते हैं इनका भी फायदा है, उपयोग ले सकते हैं, उपयोग लेते हैं इंडक्शन हीटिंग में, स्पीडोमीटर में, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में, इलेक्ट्रिक हीटिंग में। ठीक है ना, तो इनका क्या है, उपयोग है। तो एडी करंट लॉस जो आप लोगों के लिए एक ट्रांसफार्मर के लिए बहुत नुकसानदायक भी दिखता है, तो इसका फायदा भी होता है। आज इंडक्शन एडी करंट जो लॉस प्रोसेस है, उससे उसका एप्लीकेशन भी कई फील्डों में लिया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया है। तो इसके बाद लेंगे हम लोग क्या, एडी करंट लॉस के बाद में लेंगे हम लोग क्या, हिस्टैरिसीस लॉस। तो एडी करंट लॉस किस किस पे डिपेंड करता है, ये देखना है आपको। एडी करंट जो लॉस होता है वो डिपेंड करता है आपका कोर, डाया, फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। तो वी कैन से पी मैक्सिमम स्क्वायर। ठीक है, क्या इससे फॉर्मूला ड्रॉ हो जाएगा, कई बार क्वेश्चन फॉर्मेट पूछा जाता है, बी मैक्सिमम है ना अपॉन ये 1 का स्क्वायर अपॉन बी मैक्सिमम 2 का स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला यहां से ड्रॉ हुआ, एक और फॉर्मूला यहां ड्रॉ कर सकता हूं मैं, देखिए पीई प्रोपोर्शनल एफ स्क्वायर। ठीक है, तो क्या ये फॉर्मूला बन सकता है, P1 अपॉन P2 इक्वल F1 अपॉन F2। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाए, क्योंकि कोर की मोटाई तो क्या है, फिक्स रहने वाली है, तो क्या होगा, Pe अपॉन P1 अपॉन P2 बराबर बी मैक्सिमम अपॉन 1 अपॉन बी मैक्सिमम 2 का स्क्वायर इनटू F1 का स्क्वायर बटे F2 का स्क्वायर। तो ध्यान रख लेना, यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि एक ट्रांसफार्मर की जो एडी करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि फ्रीक्वेंसी को पहले कभी से डबल, चौथाई, 1/4 कुछ भी कर दिया जाए, तो कहने का मतलब उसके क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको देखना है। अब लेते हैं हम हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस देखें, हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, दिस लॉस डिपेंड्स ऑन द बी मैक्सिमम एफ और वी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी और कोर ऑफ वॉल्यूम। जो कोर होता है उसका आयतन, इन कोर, वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, इन सब पर क्या करता है, डिपेंड करता है। दिस लॉस डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब आता है कि ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे क्या करता है, डिपेंड करता है। दिस लॉस फाउंडेड इन कोर, इस प्रकार का लॉस किस में पाया जाता है, कोर में पाया जाता है। व्हेन वोल्टेज अप्लाइड टू द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर, जब
ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को वोल्टेज दी जाती है, द एसी फ्लो इन द प्राइमरी मैग्नेटाइज द कोर। तो एसी जब फ्लो कराई जाती है प्राइमरी के अंदर तो क्या होता है, कोर को क्या करती है, मैग्नेटाइज करती है। किसको करती है, कोर को मैग्नेटाइज। अब आपको पता है कि ये आपकी प्राइमरी साइड है और ये किस पर लिपटी हुई होगी, यहां पर कोर पर। तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, वो किसको लिंक करेगा, कोर को। कोर को क्या करेगा, लिंक करेगा। तो कोर क्या होगी, कोर क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेटिक मटेरियल क्या करेगी यहां पर, देखें तो द एसी फ्लो इन द प्राइमरी मैग्नेट द कोर, ठीक है ना। तो कोर को क्या करेगी, मैग्नेटाइज करेगी। कोर मैग्नेटाइज हो जाएगी। द कोर गोज अंडर द मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। अब कोर क्या करती है, ये चुंबकीय फ्लक्स के बार बार इसके संपर्क में आने से मैग्नेटाइज होगी, डीमैग्नेटाइजिंग होगी, है ना। प्रोसेस बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन विद द रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द एसी। कहने का मतलब है एसी जो है ऐसी चलेगी आपकी फॉरवर्ड और रिवर्स, ठीक है ना। तो एसी जब फॉरवर्ड रिवर्स कंडीशन में चलेगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, कभी फॉरवर्ड में इसको क्या कर लिया, मैग्नेटाइज कर लिया, रिवर्स में डीमैग्नेटाइज कर लिया। तो एसी के रिवर्सल मतलब रिवर्सल का मतलब होता है फॉरवर्ड और रिवर्स, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल की कंडीशन में क्या करेगा, ऐसी स्थिति में इसको क्या करेगा, मैग्नेटाइज करेगा, डीमैग्नेटाइज करेगा। किसको, कोर को। द एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द कोर। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब कोर को रिवर्सल कंडीशन बनने पर, एसी रिवर्सल कंडीशन बनने पर उसको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करता हुआ स्थिति बनेगा, तब क्या होगा, यहां पर एनर्जी किसके, एनर्जी क्या होगी, द एनर्जी इज लॉस्ट। एनर्जी क्या होगी, यहां पर व्यय होगी फॉर्म ऑफ हीट, और हीट के रूप में एनर्जी क्या होगी, कोर भाग में क्या होगी, लॉस्ट होगी, खर्च होगी, मतलब बोल सकते हैं, है ना। द हीट लॉस ड्यू टू रिपीटेड रिवर्सल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के रिवर्सल के कारण क्या होगा, हीट उसके अंदर क्या होगी, रिपीटेड होती रहेगी इन द कोर, कोर में। तो कोर में क्या होगी, रिवर्सल के कारण क्या होगी, हीट लगातार उसमें बनती रहेगी। इस प्रकार इसको क्या कहा जाता है, हिस्टेरिस लॉस कहा जाता है। वीकेंड से कह सकते हैं हम लोग कि जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को एसी सप्लाई दी जाती है तो क्या होता है, प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल कंडीशन में कोर को क्या करता है, मैग्नेटाइज करता है, डीमैग्नेटाइज करता है। ऐसी जो फेनोमेना चलती रहती है, इसी कारण क्या होता है, कंटिन्यूसली क्या होता है, कोर भाग हीटेड पैदा होता रहता है। और कोर भाग जब हीट जनरेट करता रहता है तो उसे क्या कहा जाता है, हिस्टेरिस लॉस कहा जाता है। इट्स डिनोटेड बाई पीएच। ये हिस्टेरिस लॉस जो होता है ये पीएच से डिनोट किया जाता है। इट्स हैव यूनिट जूल पर सेकंड और वाट। हिस्टेरिस लॉस इज क्रिएटेड ए रबिंग इफेक्ट। हिस्टेरिस लॉस जो होता है क्या होता है, एक रगड़न का प्रभाव कोर पर पैदा करता है, जिसके कारण क्या होती है, हीट पैदा होती है, ठीक है। कोर मेड मटेरियल विद नैरो हिस्टेरिस लॉस लूप दैट लिटिल एनर्जी विल बी वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ द हीट। अगर कोर जो पदार्थ है उसकी एक सकड़ा, एक बोल सकते हैं नैरो हिस्टेरिस लूप बनाया जाए तो उसमें कम से कम क्या होगा, लिटिल एनर्जी, मतलब बहुत कम ऊर्जा क्या होगी उसमें खर्च होगी, ठीक है, हीट के रूप में। तो ध्यान रखना, ये कैसे भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि अगर कोई कोर मेटेरियल है उसमें नैरो हिस्टेरिस लॉस बनता है तो एनर्जी क्या होगी, तो क्या है, मोर, लेस, इक्वल या नन ऑफ दी। तो क्या होगी, लेस होगी। हिस्टेरिस लॉस जो होता है इसे स्टेनमेटर जो फॉर्मूला होता है पीएच इक्वल नीटा बी मैक्सिमम एक्स एफ वी वाट, ठीक है। नीटा यहाँ स्टेनमेटाइज कांस्टेंट है, बी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होगी। अब यहाँ पर एक्स इंडिकेट कर रहा है तो एक्स को कैसे बताया, यहाँ पर कोर फ्लक्स डेंसिटीज लाइज 1.5 टू 2.5। तो कोर जो फ्लक्स डेंसिटी है वो 1.5 से 2.5 के मध्य में क्या करती है, लाइज करती है। डिपेंड्स ऑन द मेटेरियल, ये पदार्थ पर निर्भर करेगी कि भाई इसकी वैल्यू क्या लेनी है, ठीक है। तो 1.5 से कितना, तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने वाला सवाल है कि कोर जो फ्लक्स डेंसिटी जो होती है वो कितना लाइज करती है ना। तो 1.5 से 2.5 तक मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होगी, इसको पीक वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर। तो कोर भाग में जो मैक्सिमम जो फ्लक्स घनत्व होगा उसको इंडिकेट करेगा क्या, बी मैक्सिमम। और इसके ऊपर जो पावर है, ये पावर को मैंने यहाँ इंडिकेट करा दिया। एफ क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, वी क्या है यहाँ पर, कोर वॉल्यूम, कोर का आयतन, ठीक है ना। इफ कोर इज मेड ऑफ द कॉपर, यदि कोर को कॉपर का बनाया जाए, और कॉइल्स आर मेड ऑफ द स्टील वायर, और कॉइल को किसका बनाया जाए, स्टील वायर का बनाया जाए, तो कॉपर लॉस इन द वाइंडिंग विल बी मोर। तो
कॉपर लॉस क्या होंगे वाइंडिंग में बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है ना। इफ कोर यूज्ड एज ए आयरन कोर देन स्ट्रेस लॉस, यदि कोर जो है एयर कोर बनाई जाए तो स्ट्रेस लॉस क्या होंगे वहां पर जीरो होंगे। क्यों? क्योंकि एयर को क्या होगा आपका मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज का प्रोसेस वहां बनेगा नहीं, वहां जीरो होगा, तो क्या होगा स्ट्रेस लॉस क्या होंगे जीरो होंगे। अब इसका रेमेडीज निवारण कैसे होगा? यूजिंग मटेरियल हैविंग लीस्ट हिस्टैरिसीस लूप, हम ऐसे मटेरियल का उपयोग लिया जाए जहां कम से कम लूप आकृति हिस्टैरिसीस लूप की आकृति कम बने। और दूसरा क्या है? चेंज नेचर ऑफ मटेरियल, अगर पदार्थ की प्रकृति को हम चेंज कर दें, जैसे कि सिलिकॉन स्टील ले लें, ठीक है, या फिर हाई ग्रेड का हम स्टील ले लें, तो फिर इस प्रकार के लॉस को कम किया जा सकता है। और क्या कैसे किया जा सकता है? सीआरक्यू कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील कोर का उपयोग लिया जाए जिसका लो रिलेक्टेंस, कोल्ड सीआरजीओ स्टील का उपयोग ले जिसमें रिलेक्टेंस कम हो, ठीक है, तो उससे क्या किया जा सकता है? स्टील लॉस को मिनिमाइज किया जा सकता है कोर के अंदर। एप्लीकेशन कहाँ है इसका? मैग्नेटिक डिस्क में, कोर क्रेडिट कार्ड के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर और मेमोरी फंक्शन के अंदर इसका उपयोग लिया जाता है। किसका? हिस्टैरिसीस लॉस का। तो एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस आपके क्या हुए? खत्म हुए। अब इन दोनों से संबंधित हम एक कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो क्रिएट होते हैं वो लेते हैं। इस लॉस और एडी करंट लॉस से रिलेटेड थोड़ा सा और जानकारी लीजिए। क्या है? जैसा कि आप जानते हो V इक्वल टू 4.445 FN होता है। आशीष हमने पढ़ाया था इसको टच। तो ये आपका क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वेशंस था, ठीक है ना। तो यहाँ φm जो दे रखा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था? BM AI φm इक्वल टू BM अपॉन BM इक्वल φm अपॉन AI लिख सकता हूं। अब इसी से मैंने ये क्रिएट किया कि V प्रोपोर्शनल है B मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के क्या है? प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? इक्वेशन फर्स्ट दे दी। अब हिस्टैरिसीस लॉस जो था वो था B मैक्सिमम 1.6 FV वाट। तो मैंने यहां से वैल्यू क्या किया? यहां पुट कर दी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोर का तो फिक्स रहने वाला, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या बना कि हिस्टैरिसीस लॉस जो है V अपॉन F इंटू एफ। तो हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल, ठीक है, और V अपॉन F का क्या होता है? 1.6। तो यहाँ x भी लिख सकता हूं मैं, क्योंकि वैल्यू जो होती है आपको मैंने बताया कितना 1.5 से 2.5 या 2.4 तक क्या करती है? लाइज करती है, ठीक। अब यहां देखना है P प्रोपोर्शनल B मैक्सिमम स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर जूल पर सेकंड, ठीक है। और वही आपका P प्रोपोर्शनल B मैक्सिमम स्क्वायर F स्क्वायर लिख सकता हूं, ये तो फिक्स रहनी है। क्या मैंने इस इक्वेशन फर्स्ट से यहां से मैंने इसमें क्या किया? वैल्यू पुट की V अपॉन F की, काटा पीटा क्या आया कि एडी करंट लॉस जो होता है वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम कैसे आती है। ए सिंगल फेज एक्समर व्हेन इज सप्लाइड फ्रॉम 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज हैज ए एडी करंट लॉस ऑफ 50 वाट। If the flux is connected to a voltage 330 volt 50 hertz, the eddy current loss will be। तो कहने का मतलब पहले केस में क्या दिया इन्होंने, ये देखें, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। V1 की वैल्यू कितनी रखी है? 220 वोल्ट, ठीक है ना। V2 की वैल्यू कितनी रखी है? 330 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितनी रखी है आपकी? पहले 50 हर्ट्ज, है ना। और ये लॉस कितने रखा है आपका? 50 वाट। और ये पूछ रहा है कि अब बताइए लॉस कितना होगा। तो आराम से हम निकाल सकते हैं इसको। देखो Pe प्रोपोर्शनल V स्क्वायर था, फॉर्मूला डिजाइन होगा, आराम से हम क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। तो Pe1 कितने रखा है आपका? 50। Pe2 डिटरमाइन करना है। V1 की वैल्यू कितने रखी है? 220 330 का स्क्वायर, कट किया कितना आ जाएगा? 1/3 का स्क्वायर 50 अपॉन P2, और सॉल्व करेंगे तो अपना 50 अपॉन P2 इक्वल टू 19, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो P2 बराबर कितना आएगा? 450 वाट। तो यहां पर जो राइट आंसर कौन सा होने वाला है आपका? है क्या कोई 450 वाट? नहीं है ना? कहीं गलती हुई माइनर देखो। यहां गलती हुई है, यहां 4/9 होगा, यहां गलती हुई है, सॉरी। कितना हो जाएगा आपका? 2 है यहां पर, 4/9, ठीक है। कितना होगा? 4/9। तो यहां हम किसका भाग दे देंगे? हम 4 का भाग दे देंगे, ठीक है।
तो कितना वैल्यू आ रही है यहाँ पर 112.5 वाट। यहाँ जो राइट आंसर कौन सा होने वाला है 112.5। ठीक है, नोट करो।